11वीं और 12वीं से आप लोग? तो भाई थक गए होंगे ना अभी तक आप लोग वैसे? थक गए होंगे कह रहा हूँ आप लोग अभी तक वैसे? नहीं नहीं, वो तो मैं बोलूँगा यार, वैसे बोलना पड़ेगा यार मुझे। तो मेरा नाम भूपेंद्र है और हम लोग ना क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। आसपास आप लोग मौसम देखते होंगे अपना, आप में से कई लोग देहरादून के होंगे, तो देहरादून में इस बार जो बारिश हुई आप लोग को नॉर्मल लगा हो? नहीं, कुछ लोग तो आप लोग देहरादून के होंगे ना, परमानेंटली यहीं रहे होंगे बचपन से। मैं तो पिछले 2 साल से रह रहा हूँ, बस हो गया यहाँ, लेकिन आपको नॉर्मल लगा हो? बिल्कुल नहीं। तो हम उसी को लेकर बात कर रहे हैं। क्लाइमेट और वेदर के बीच का फर्क जानते हो आप लोग? क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है? हाँ भाई, अब बैठ के बताओ, बैठ के। तो मौसम क्या होता है ना, जैसे सुबह धूप आई या शाम को बारिश हो गई, मौसम है, उसको मौसम बोलते हैं हम। ये कभी भी बदल जाता है, आधे घंटे में बदल सकता है, 1 घंटे में बदल सकता है, 1 दिन में बदल सकता है। और क्लाइमेट जो है एवरेज है मौसम का, यानी 30 साल में कैसा मौसम रहा एक फलानी जगह पर, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और मैं अब बात करने आया क्लाइमेट चेंज के बारे में। आप लोगों ने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा है अपनी उस क्लासेस में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, याद नहीं? चलो मैं बताता हूँ क्या है। आज जो हम अपने आसपास जैसे भी व्यवस्था देखते हैं, जो सुबह 9 to 5 जॉब्स हैं, जितनी भी मशीनें हैं, जो हमारी कार्स हैं, मॉडर्न कार्स हैं, हमारी मॉडर्न ट्रेन्स हैं, ये सब उसी का नतीजा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। करीब रफली 18th सेंचुरी के बाद ये सब शुरू हुआ। तो चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। 5 अगस्त 2025, उत्तरकाशी सुना होगा आप सब लोगों ने। धराली में क्या हुआ, वीडियोस देखी आप लोगों ने? देखी? वहाँ करीब करीब जो इंसिडेंट हुआ था उसमें करीब करीब 20 लोग मारे गए थे, और सरकारी आंकड़ा है 20 लोग, और करीब 15 से 20 लोग मिसिंग भी थे। आप लोगों ने वीडियोस देखा था, वाला वीडियो देखा था धराली वाला? उसके बाद तुमने वो देखा था 15 सितंबर देहरादून का वीडियोस, मालदेवता, सहस्त्रधारा, ये सब प्रेम नगर, ये इलाकों में जो हुआ, इसमें भी करीब करीब 20 लोग मारे गए और 15-20 लोग गायब हुए। तो भाई मतलब मैं जो बात कहने वाला हूँ आप लोगों से थोड़ी सी सीरियस है, मैं चाहूंगा आप लोग गौर से सुनें, और कोई भी सवाल आप लोग के मन में हो ना तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। तो क्लाइमेट चेंज का रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं अगले 5 मिनट थोड़ा सा वैज्ञानिक बातें करूंगा आप लोगों से। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग ने पढ़ा है, ये भी वैसे आपके सिलेबस में होगा, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, कुछ ही बच्चों ने पढ़ा लग रहा है मुझे। एक रीजन है, कह सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है वैसे? सन से अर्थ पर रेज आती हैं, है ना? जो अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स है वो सन है। तो सन से जो रेज आती है उसमें से कुछ हिस्सा तो अर्थ पर रह जाता है और बाकी बहुत सारा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। अर्थ में जो हिस्सा रहता है वो किस वजह से रह जाता है? जो हीट जो ट्रैप होती है अर्थ में, होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो मैंने भी कहा था आपने ग्रीन हाउस गैसेस आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सब ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ ये कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा। फैक्ट्रीज बनी, अब कारों से जो धुआं छूटता है उन सब चीज़ों से, पोल्यूशन वगैरह जैसे भी इन्होंने कहा, उन सब की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ गई। और अब वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब कुछ टाइम बाद ये प्लेनेट रहने लायक बचने वाला नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई, इसका ये मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई है। अब ऊर्जा अपने आप को कई तरीकों से अभिव्यक्त करेगी। हिमालयी राज्यों में बारिश होती है, यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, यहाँ बारिश ज़्यादा होगी, तो कई जगह बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, है ना? तो मेन रीज़न तो ये है। अब इसका रीज़न क्या है, कैसे बढ़ गई इतनी? फैक्ट्री में क्या बनता है? फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो किसके लिए बनता है? हाँ, मैं ये बात कहने वाला था। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मेन रीजन है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है। जानते नहीं जानते? अच्छा, हमने चाइना को पछाड़ दिया था कुछ टाइम पहले। हम ऐसी चीज़ों में बहुत आगे हैं, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, करप्शन, हाँ इन चीज़ों में भारत बहुत आगे है वैसे। तो मेन रीज़न है पॉपुलेशन। तो भाई कंज्यूमरिज्म आप लोग जानते क्या होता है? कंज्यूमरिज्म, हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना भी सामान कंज्यूम करते हैं, कपड़े लेना, खाना खाना, पानी पीना और भी कई सारी चीज़ें,
है ना, महंगे महंगे डिवाइसेस। हाँ, तो जो पॉपुलेशन और कंज्यूमरिज्म का रिलेशन है बहुत गहरा है असल में। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी, पानी की डिमांड बढ़ेगी, कपड़े की डिमांड बढ़ेगी। और जब सीधी सी बात है भाई, जब कोई बच्चा पैदा होता है अपनी माँ के गर्भ से वो चीज़ें लेके नहीं आता है, उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, सड़कें चाहिए, गाड़ी चाहिए। पढ़ेगा तो भाई ये जो आपके बेंचेस हैं ये भी लगेंगे, स्कूल्स लगेंगे, बिल्कुल हर चीज़ बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ें आएंगी कहाँ से? ये सब चीज़ें बनती फैक्ट्रीज में और फैक्ट्रीज फिर से धुआं छोड़ती हैं। तो मेन रीज़न है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ऐसी चीज़ है कि मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बात कर रहा हो कि पॉपुलेशन घटानी चाहिए हमको, है ना। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है हम सब लोगों के लिए, बन रही है एग्जैक्टली। हमारा देश सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है, फिर भी इसकी कोई बात सुनने को मिलती नहीं है। भारत की ज़्यादा चीज़ों के लिए फेमस है, ताजमहल है भारत में, और एक चीज़ के लिए भारत और फेमस है वो दिल्ली की हवा है। इतनी गंदी है कि हमारा देश तो फेमस है उस चीज़ के लिए, दिल्ली की हवा के लिए। आप लोग जानते हैं ब्रायन जॉनसन के बारे में? ब्रायन जॉनसन कौन है? किसने नाम सुना है ब्रायन जॉनसन का? सॉरी, हाँ, ओके। ब्रायन जॉनसन एक अमेरिकन अरबपति है और वो एंटी एजिंग साइंस पर काम कर रहे हैं। एंटी एजिंग साइंस मतलब समझते हैं आप? मतलब वो इंसान चाह रहा है कि किसी तरीके से इंसान की जो उम्र है वो रोक दी जाए। सच में काम कर रहे हैं इस पर, हैरान मत होइए आप। मतलब उसकी चाहत ही है कि वो किसी तरह से इंसान को मरने से रोक ही दे। अभी सक्सेसफुल नहीं होगा, आने वाले टाइम पर हम कुछ कह नहीं सकते। पिछले साल वो भारत में आया था ब्रायन जॉनसन, एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था। पॉडकास्ट आप सब लोग जानते होंगे, है ना, सबके पास फ़ोन होंगे ना यहाँ पर, शायद सबके पास होंगे। हाँ, मतलब वही है, अभी भी है। तो पॉडकास्ट में बैठा हुआ तो बीच पॉडकास्ट से उठ के गया। रीज़न जानते हैं आप लोग? उसको भारतीय हवा इतनी गंदी लगी कि उसको बीच पॉडकास्ट से उठना पड़ा। मैं समझ रहा हूँ इस बात की सीरियसनेस तुम लोग। एक अमेरिका से एक इंसान आता है, वो बीच पॉडकास्ट से इसलिए उठता है क्योंकि यहाँ की हवा साफ नहीं है। और भारत में जहाँ जहाँ घुमा अपना पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहा था वो। तुम्हें फर्क पड़ता है इस बात से? आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हवा जहरीली है। तुम्हें फर्क पड़ता है इस बात से? एक इंसान स्टैंड लेगा तो अकेला कुछ कर नहीं सकता, बहुत सारे लोग कुछ कर सकते हैं, एक इंसान को स्टैंड ले सकते हैं। अभी हम 3 लोग खड़े हैं, ये मैंने शुरू किया था, मैंने इन दो लोग को मनवाया है। तो एक इंसान के पग पड़ने से कुछ नहीं होता, जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप बना के करेंगे तो फर्क पड़ेगा। गिनती पड़ी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं बस ये पूछ रहा हूँ, आप लोग को फर्क पड़ता है इस बात से? क्या करते हैं फिर आप लोग, फर्क पड़ता है तो? जो सफाई रखनी चाहिए, जो बिल्कुल सही बात। ओके, फेयर इनफ। तो ब्रायन जॉनसन जब बीच पॉडकास्ट से उठ के गया, मुझे लगता है ना यार, ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए। हमारे देश में कोई अमेरिका से आ रहा है और उसकी हवा इतनी बेकार लग रही है कि उसको बीच इंटरव्यू से जाना पड़ रहा है, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं सब चीज़ें, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा ये ब्रायन जॉनसन। और दुख की बात ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्लाइमेट चेंज पर ये जो क्लाइमेट चेंज का असर है, इसकी जो गाज है सबसे ज़्यादा गरीबों पर गिरने वाली है। अब भारत एक गरीब देश है अनफॉर्चुनेटली, है ना। ये सबसे ज़्यादा गाज इसकी हम लोग पर गिरने वाली है। आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है। हम लोग जहाँ से आते हैं, हम लोग एक ही जगह से आते हैं, हमको फ़र्क पड़ता है। हम पहाड़ी इलाकों से आते हैं, हमको पता है कि वहाँ की खेती किस पर डिपेंड करती है, वहाँ का स्लोप क्या, वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की सड़कें ब्लॉक हो जाती है बरसात में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और आप लोग को भी फ़र्क पड़ता है। भारत एक गरीब देश है ओवरऑल। अभी भी यहाँ की सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटती है, यानी कि खाने को खाना नहीं है अभी भी लोग के पास। भारत की अगर जनसंख्या मान ले कि 150 करोड़ है, तो उसमें से 80 करोड़ यानी कि आधे से भी ज्यादा लोगों को सरकार मुफ्त राशन बांट रही है। आप देख रहे हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और क्लाइमेट चेंज का नाम सुना था आपने अभी से पहले, इससे पहले कभी आपने? अच्छा, तो जी, तो हम जिस जगह से आते हैं उस जगह पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है इस चीज़ का। और मुझे लगता है कि भारत मतलब लीस्ट कंसर्न देशों में से एक है क्लाइमेट चेंज को लेकर। यानी हम आम भारतीयों को कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, ये सब कैसा है, हम खाना कैसे खाने वाले। फूड सिक्योरिटी में बात करूंगा उसकी थोड़ी सी, फूड सिक्योरिटी के बारे में। सवाल यही है मेन कि आप लोग को फर्क क्यों पड़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को लगना चाहिए कि मैं क्यों सुनूँ उसको, है ना। आप लोग को क्या फर्क पड़ता है? होता है, होने दो क्लाइमेट चेंज, बारिश होती होने दो, प्लीज़ ब्रदर।
लास्ट 20 मिनट्स प्लीज। मुझे एक बात बताओ भाई, जब गर्मियों में तापमान बाहर का 45-50 डिग्री पहुंचेगा तो तुम लोग क्लासरूम में बैठ पाओगे? और मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एडजस्टिंग फ्यूचर हमारा, सन्निकट भविष्य हमारा, ये 1-2 साल में आपको देखने को मिलेगा। बाहर टेम्परेचर है 45-50 और आप क्लासरूम में नहीं बैठ सकते। उसके बाद बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, सड़कों में पानी भर जाएगा। और ये फिर से मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार है ना? क्या करेंगे आप लोग? मतलब कम से कम मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कि तुमसे कितनी जुड़ी हुई बात है ये। हवा का गंदा होना, गर्मी का बढ़ जाना, सड़कों में पानी भर जाना बरसातों में, फसलें खत्म हो जाएंगी। बारिश, खड़ी फसल में पानी पड़ती है तो फसल सड़ जाती है। और कौन नहीं खरीद पाएगा? टमाटर 200 रुपये किलो में कौन नहीं खरीद पाएगा? अमीर आदमी कि आम आदमी? वही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ यार, ये हम लोग के बहुत करीब की बात है। हम लोग को लगता है कि जब हम क्लाइमेट चेंज सुने तो कोई बहुत दूर की बात होगी, अमेरिका या यूरोप के किसी देश को फर्क पड़ना चाहिए। नहीं, ये जो क्लाइमेट जिसकी गाज है सबसे ज़्यादा गरीब देशों पर पड़ेगी। गरीब देशों में भी उन लोगों पर पड़ेगी जो गरीब देश में भी और गरीब हैं। और गरीबों में गरीब होते जानवर, उन्होंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। तो फैक्ट्री में जो सामान बनता है जानवर को नहीं बनता है। कपड़े आपके लिए बनते हैं, स्मार्टफोन्स आपके लिए बनते हैं। फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है जिस वजह से धुआं निकल रहा है वो आपके नहीं बनता है। जानवर गाड़ी में नहीं घूमता है, आप लोग गाड़ी में घूमते हैं। आप लोग को टेबल बेंचेस लगते हैं ताकि आप लोग पढ़ सकें। जानवर नहीं मांगते सब कुछ। और आज हम इस स्थिति में खड़े हुए हैं कि हम रोज के रोज कई सारी प्रजातियों को लुप्त किए दे रहे हैं। बिल्कुल मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, गरीबों में भी गरीब है, वो बेचारा अपनी आवाज नहीं उठा सकता। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। सूखा पड़ेगा तो क्या करेंगे आप लोग? आपको लगता है कि भारत में जो खेती होती है अमूमन वो होती है, वो पूरी मानसून पर डिपेंडेंट है, यानी कि बरसात पर डिपेंड करती है भारत की खेती। अगर सही से बारिश नहीं हुई या सही टाइम पर बारिश नहीं हुई या सही मात्रा में बारिश नहीं हुई तो आपकी खेती खत्म हो जाएगी। तो फूड सिक्योरिटी समझते हैं आप? फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी, इससे पहले कभी आपने टर्म सुना है ये वाला? फूड सिक्योरिटी, सॉरी जोर से बोलिए, कोई बात नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ आपका। ठीक है, उसका एक पार्ट है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आम आदमी जैसे कि आप और मैं, मान लीजिए अगले साल बारिश, अभी तो खैर मानसून टल गए हैं, बारिश हुई और फसल खत्म हो गई, क्या करेगी देश की जनता? मैं अभी कह रहा था आप लोगों से कि भारत ऐसा देश है जहां 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार दे रही हुई भी। तो आप समझ रहे हैं हमारा देश कहाँ खड़ा है अभी इस सब पूरी पिक्चर में। तो फूड सिक्योरिटी पर बहुत असर पड़ने वाला है। मेल्टिंग आइस, आप लोगों ने सुना होगा कि 30 हाँ ये तो सभी ने सुना है शायद, ग्लेशियर वाला। हमारे जो तटीय शहर हैं जैसे चेन्नई हो गया, बम्बई हो गया या केरला हो गया, कुछ समय बाद डूब जाएंगे तो उसमें हैरान होने की बात नहीं है। और कई ऐसे देश हैं विदेश फॉरेन में जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी शुरू कर दी है, यानी कि वो अपनी राजधानी बदल रहे हैं। उनको पता है कि ये जो हमारी राजधानी है डूबने वाली कुछ टाइम बाद। और मैं बहुत दूर, और मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल भाई, तुम सब लोग के स्मार्टफोन्स हैं, तुम लोग घर में जाके सर्च कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जरा सोच रहे हैं मतलब कितना हॉरर है, कितना डरावना है कि एक देश की राजधानी डूब जाएगी। वो लोग शिफ्ट करने शुरू कर चुके हैं। मैंने जितना कुछ बोला अभी तक, वैसे तो मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए कि बात कितनी सीरियस है। अगर नहीं आई ना अभी भी, तो मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल लगभग 1100 लोग मर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ मानसून की वजह से, बरसात की वजह से। 1100 लोग, समझते हैं आप? 1100 लोग, हाँ सिर्फ इंडिया में 1100 लोग मानसून की वजह से मर चुके हैं, कह रहा हूँ मैं, सिर्फ बारिश की वजह से। और उसमें उत्तराखंड में थे 140 लोग। उत्तराखंड माने जिस राज्य में भी आप और मैं 140 लोग मरे हैं। पंजाब में भी बहुत मरे हैं। हिमाचल प्रदेश में 400 से ज़्यादा लोग मरे हैं। समझ आ रहा है आप? हाँ। और अगर मैं पैसों के टर्म्स में बात करूँ, यानी कि कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, कि सरकारी संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है इस सब में, तो टोटल अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, यानी भारत के जो उत्तरीय राज्य हैं उनकी अगर बात की जाए, कितना होगा? कोई एस्टिमेट, एनी नंबर्स? तो किसी नंबर में अगर बात करें तो पैसों का कितना नुकसान हुआ होगा? हाँ कितना हुआ होगा सीआर में?
बोलो बोलो यार, बोलो बोलो। 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जानते हैं 24,000 करोड़ कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। और उसमें से उत्तराखंड में हुआ है 3,000 करोड़ का नुकसान। उत्तराखंड में हुआ है, और हिमाचल प्रदेश में हुआ है 4,500 करोड़ का नुकसान। और ये जो पैसा है, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब पैसा हमारे डेवलपमेंट में लगाया जा सकता था। सरकार लगाती नहीं लगाती मुझे नहीं पता, लेकिन लगाया जा सकता था अगर वहाँ नहीं लगाना पड़ता तो। आप समझ पा रहे कि कितना कहाँ पहुँचे हम लोग अभी। अब दिवाली आने वाली है कुछ टाइम बाद, दिवाली में आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल आप वही करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद आपसे, वो आप वही करेंगे। हाँ नहीं, हम सब नहीं करते भाई, सब नहीं हम नहीं करते। सॉरी, पटाखे तो फोड़ेंगे भाई, बिल्कुल ना। अच्छा अच्छा, मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। आखिरी 5 मिनट चाहिए बस मुझे। सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? ये सॉल्यूशंस आपके और मेरे लेवल पर लिए जा सकते हैं, यानी कि ये वो चीजें जो आप और मैं मिलकर कर सकते हैं अपने अपने लेवल्स पर। आप में से कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं? कितने लोग इस इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं? नहीं नहीं यार, दिखा मत, बस हो गया, पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, एक बार बस आखिरी के 5 मिनट। भारत को लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। लैंड ऑफ गॉड्स यानी कि यहाँ भगवानों का देश है। भगवान बुद्ध यहाँ चले, महावीर यहाँ चले, गुरु नानक यहाँ हुए, राम यहाँ हुए, कृष्ण यहाँ हुए, कई लोग यहाँ हुए। और अभी भी मैं भी मानता हूँ कि भारत लैंड ऑफ गॉड्स है करके। और यहाँ आए दिन नया भगवान पैदा होता है। कभी हम क्रिकेटर को भगवान बना देते हैं, कभी हम किसी पॉलिटिशियन को बनाते हैं, कभी एक्टर को बना देते हैं। आप में से बहुत लोग को विराट कोहली बहुत पसंद होगा। पसंद है तुम्हें? मैं याद रखूँ। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा रुक जाओ, आपको पता है एक आम भारतीय हर साल कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है? मैं बताता हूँ, 2 टन करता है। 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। और ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा नहीं है भाई, ये बहुत कम है, ये ज्यादा नहीं होता है असल में। एक आम अमेरिकी करता है 16 टन। अब सोचो 16 टन वो कर रहा है, 2 टन हम कर रहे हैं। और 2 टन ठीक है, जस्टिफाइबल है कि आप हम इतना तो करेंगे भाई। हम लोग खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, चीजें चाहिए, हमको ट्रैवल करना पड़ता है, आप स्कूल आते हैं, सब रिसोर्सेज चाहिए ना, इतना तो करता ही है। अब कभी आप घर जाके देखिएगा कि अभी भाई बोला था ना विराट कोहली, आज घर जाके देखना कि विराट कोहली का कार्बन फुटप्रिंट कितना है। कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं कि कितना कार्बन इमिट कर रहा है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। प्राइवेट जेट्स पता है आपको कितना करते हैं? हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में उतना नहीं कर पाएंगे जितना एक प्राइवेट जेट कर लेता है 30 मिनट में। बस हो गया। हम लोग इनको भगवान बनाए हुए बैठे हैं। आप समझ रहे ना कितना सीरियस है सब कुछ ये। तो पहली चीज तो हम ये कर सकते हैं कि आप घर जाके देखिए आप इंस्टाग्राम में किसे फॉलो करते हैं, और उसमें से ब्लू टिक वाले कितने हैं, और ब्लू टिक वालों का चेक करिएगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है और उस संपत्ति का वो कर क्या रहे हैं। मैं बताऊं क्या कर रहे हैं? सॉरी, आपको इसमें भी नहीं है, आप अवेयर हैं थोड़ा। फिर 1.6 टन बहुत होता है। ये भी कंजर्वेटिव आंकड़ा होगा, ये कम होगा तो अप्रोक्स। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, जिनको आप लोगों ने भगवान बनाया हुआ है, वही आपकी ताबूत में कील ठोक रहे हैं बेसिकली, है ना। उन्हीं की वजह से आप लोग खत्म होने जा रहे हैं। दूसरी चीज, आप लोगों ने वीगनिज्म सुना है? पहली चीज मैंने कहा कि आप सेलिब्रिटीज को डाउन करिए, जो भगवान बनाने लायक है उनको फॉलो करिए, उनको पूछिए, उनको सुनिए, उनकी किताबें पढ़िए, उनकी लाइफ देखिए वो कैसे जी रहे हैं। पहली चीज मैंने ये बोला कि आप सेलिब्रिटीज को डाउन करिए। और मैंने बोला आप सुन मत लीजिएगा, आप जाके खुद एक बार चेक करना कि उनके कार्बन फुटप्रिंट्स कितने हैं, तो कितना कार्बन इमिट करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ वीगनिज्म। पहले मुझे बताओ ये पहली चीज हम कर सकते नहीं कर सकते हैं? भाई इंस्टाग्राम आप लोगों ने चढ़ा रखा है उनको, बिल्कुल अनफॉलो करिए उनको, बिल्कुल। नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। दूसरी चीज है वीगनिज्म। वीगनिज्म पता आपको क्या होता है? आपने कभी शब्द सुना है वीगन? हाँ, इससे भी आगे की बात है। हाँ, वीगनिज्म। हाँ नहीं, वीगन मतलब
नॉन-वेज नहीं खाते। हाँ, सोया के वो खाते हैं, जैसे टोफू वगैरह खाते हैं। हाँ, मतलब लगभग ठीक है। वीगनिज्म का मतलब होता है कि एक वीगन उसको कहा जाता है जिसको जो इंसान जानवरों से आने वाले किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करता, चाहे वो मांस हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, ये कुछ भी हो, यहाँ पे दूध से बना कोई भी चीज़ हो, लेदर वगैरह भी मैं इसमें गिन रहा हूँ, हनी भी इसमें गिन रहा हूँ मैं। सॉरी, नहीं बोल सकते हम जो से। तो दूसरा चीज़ है हम वीगनिज्म कर सकते हैं। वीगनिज्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वीगनिज्म और डिफॉरेस्टेशन बीच का रिलेशन जानते हैं? डिफॉरेस्टेशन और वीगनिज्म, रुक जाओ, हाँ मैं समझाता हूँ। दुनिया में 70% खेती सिर्फ और सिर्फ जानवरों को चारा खिलाने के लिए की जाती है। 70% खेती मतलब समझते हैं आप, बहुत ज्यादा होता है भाई। 70% में बहुत ज्यादा की बात कर रहा हूँ, है ना। 70% खेती की जाती है जानवरों को चारा खिलाने के लिए। हाँ, 70% ज्यादा खेती। और क्यों खिलाया जा रहा है उनको चारा? इससे हमें बिल्कुल, आप उनको पहले चारा खिला रहे हैं, फिर आप उनको मार के खा रहे हैं। जब तक जिंदा है तब तक गाय आपको दूध देगी, उसके बाद आप उसका मांस खाएंगे, इसलिए खेती की जाती है। आप में से कितने लोग वेजिटेरियन हैं और कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? बाकी ऑफ कोर्स वीगन तो कोई होगा नहीं शायद ना। तो आप जो नॉन वेजिटेरियन है और आप जो वेजिटेरियन है, बहुत अंतर नहीं है आप लोगों के बीच में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों के बीच में बहुत अंतर नहीं है। हाँ समझ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 70%, बस 5 मिनट और, 70% खेती की जा रही जानवर को चारा खिलाने के लिए। और चारा खिलाने की जगह कहाँ से आ रही है? जंगल काटकर। अमेजन रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, तो जंगल लगातार काटे जा रहे हैं और सिर्फ सोयाबीन उगाने के लिए। वो सोयाबीन उगा के पहले गायों को खिलाया जाएगा, उसके बाद गाय खाई जाएगी अमेरिका जैसे देशों में। अब भारत में भी गाय बहुत कटती है, हंसी मत। भारत गाय की एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर आता है शायद, टॉप 5 में तो हमेशा बनी रहता है भारत। और गाय को हम माता कहते हैं, मतलब पैराडॉक्स है। तीसरी चीज वो कर सकते हैं हम, जो लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर बात कर रहे हैं उनकी बात को आगे पहुंचाया जाए। यूट्यूब पर आप सुनेंगे कई सारे लोग हैं। आप में से किसने आचार्य प्रशांत का नाम सुना है? आचार्य प्रशांत का नाम? गुड यार, कौन सी बुक पढ़ी है? नाइस है। कितने लोगों ने कैरी मिनाटी का नाम सुना है? भुवन बम का नाम कितने लोगों ने सुना है? भुवन बम। दी रेबल किड का नाम कितने लोगों ने सुना है लड़कियों में? रेबल किड। प्राजक्ता कोहली सुना है? ये है भाई क्लाइमेट चेंज बस हो गया। तुम इन लोग को फॉलो करके बैठे हुए हो, बस हो गया। और ये लोग, मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ, सुना है तो तुम तक पहुंचाया गया है। अब मैं आज आपको एक नया नाम लेके जा रहा हूँ, आचार्य प्रशांत। एक बार कोशिश करिएगा सुनने की, जरा एक मौका जरूर दीजिएगा। उस भाई ने सुना और उसको देख के पता चला कि उसने सुना है और ये सब चीजें जानता है थोड़ी बहुत। तो तीसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उन लोग को प्रमोट करिए जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बात कर रहे हैं। और दूसरी जो छोटी मोटी चीजें आप लोग कर सकते हैं, सेव एनर्जी। जब पंखे की जरूरत नहीं है तो पंखा बंद कर दीजिए, जब बिजली की जरूरत नहीं है तो बिजली बंद कर दीजिए, है ना। क्लासरूम में भी आप ये सब कर सकते हैं, अपने घरों में भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है सेव वाटर। नल को ठीक से बंद करिए और पानी बर्बाद मत करिए। एग्जैक्टली भाई, फोन जेब में रख दो कुछ देर के लिए प्लीज ब्रदर। पानी के नलों को सही से बंद करिए और पानी का सही से इस्तेमाल करिए। जितना जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करिए। और स्प्रेड अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता फैलाइए। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप जागरूकता फैलाएं। आप लोग आपस में बात करें क्लाइमेट चेंज के बारे में, अपने घर में बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। क्लाइमेट चेंज में फिर से बोल रहा हूँ, ये आपकी और मेरी जिंदगी की बात है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि एवरीथिंग अंडर सन। इस सूरज के नीचे जो चीजें हैं वो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से मार खाने वाली हैं। जहां तक मैं जानता हूँ आप और मैं भी आसमान के नीचे रहते हैं अभी तक तो। ओके, तो भाई कुल जमा बात ये है कि कुछ चंद अरबपतियों ने, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोग फॉलो करते हैं, मैंने भी सुना है, उन्होंने हमारी हिस्से की साफ हवा छीन ली है, साफ पानी छीन लिया है। और ये बहुत बुरी बात है। आपके हिस्से की हवा कोई ले गया, आपके हिस्से का पानी कोई ले गया और आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। बोल कर आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप रेबल कर सकते हैं। मत फॉलो करिए ऐसे लोगों को, मत सुनिए इन लोगों को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें सिर्फ गलती उनकी ही है। आज तक आप लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मैं मानता कि चलो आपकी गलती नहीं है। आज मैंने आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, आज के बाद आप भी गुनहगार हो जाएंगे अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप अवेयरनेस फैलाइए, आसपास लोगों से बात करिए। और आप लोगों से बात करना मैंने क्यों चुना, ये जरूरी बात है बतानी। आप में से किसी ने डॉक्टर कलाम का नाम सुना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक भारत के वो प्रेसिडेंट भी रहे थे।
तो एक जगह ना डॉक्टर कलाम एक स्पीच दे रहे थे बच्चों के साथ, और मैं आज स्पीच देने नहीं आया, वैसे मैं बता दूं आपको, मैं आपसे बात करने आया था, बस हो गया। तो डॉक्टर कलाम से एक बच्चे ने पूछा कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्या लगता है आप लोग को क्या है? एकता तो भाई बिल्कुल नहीं इस देश में, एकता तो बिल्कुल नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत है स्टूडेंट्स, यूथ हमारे। दुनिया में जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा जवान भारत देश में पाए जाते हैं। प्लीज बस आखिरी के 2-3 मिनट दे दीजिए। सबसे जवान भारत में पाए जाते हैं। तो जरूरी है कि हम लोग इस बारे में बात करें और अपने आसपास लोगों को बताएं ये सब, ठीक है ना? भगत सिंह का नाम सबने सुना होगा, भगत सिंह का नाम सबने सुना ही होगा। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, सब जानते हैं, समझते हैं 23 साल कितना छोटा होता है। आप में से कुछ लोग होंगे जो 19-20 साल के होंगे, है ना? 15 की उम्र में भी कई रेवोल्यूशनरी थी उस समय। खुदीराम बोस 18 साल के थे जब पहली बार उन पर मुकदमा चलाया गया था। समझ रहे हैं आप लोग? 23 साल बहुत कच्ची उम्र होती है और ये जो मैं नोट आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये भगत सिंह की किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आप पढ़ सकते हैं इसे, अमेजोन पर मिल जाती है किताब आसानी से। बहुत वैसी चीज में हम लोग पैसा खर्च करते हैं, ये किताब में खर्च करिए, सस्ती किताब है। इसमें भगत सिंह के नोट्स हैं, जिन्होंने लेटर लिखे थे अपने दोस्तों को। ये जो लेटर मैं आप लोग के सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ये उन्होंने लिखा है विद्यार्थियों के नाम पत्र। गौर से सुनिएगा, इसमें कुछ चीजें आपके काम की मैं उनको रिपीट कर दूंगा और बाकी चीजें आपको रिलेवेंट लगेंगी, आप छोड़ दीजिएगा उन्हें। और ये आखिरी बात होगी मेरी, प्लीज। इस समय हम नौजवानों से ये नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। मैं फिर से दोहराई देता हूं कि राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। यह सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चों पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? इससे पहले भी ये हो चुका है कि कई यंग जवान लोगों ने मतलब देश के लिए काफी कुछ किया है, और मैं आपसे नहीं कह रहा कि देश के लिए कुछ करो करके, बहुत बड़ी बात है आप लोग के लिए, आप लोग बहुत कुछ जानते नहीं होंगे भी शायद, लेकिन अपने लेवल पर आप लोग जो कुछ कर सकते हो जरूर कीजिए। मैं आगे पढ़ता हूँ, प्लीज सुनिएगा। नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांवों के जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलग जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के द्वारा शोषित नहीं होगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है, इसकी भी जिम्मेदारी युवा वर्ग पर ही है। आज वे देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद यतीन्द्रनाथ दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध कर दें कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। 22 अक्टूबर 1929 को लिखा है भगत सिंह ने पत्र। उस समय उनकी उम्र थी 22 साल। तो जब भगत सिंह बोले थे कि जब आज़ाद हो जाएगा देश तो एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं करेगा, मैं आप लोगों को एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि आज हम क्या सच में आज़ाद हैं? दूसरी बात, क्या आज एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं कर रहा है? अमेरिका में बैठा अरबपति हमारा कर रहा है, भारत में बैठा अरबपति हमारा कर रहा है, हमारे नेता हमारे कर रहे हैं। सोचेगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुनने के लिए।